तो ये जो चैप्टर है ये है आपकी बुक का चैप्टर नंबर 1, दैट इज रियल नंबर्स। तो जब भी मैं ये चैप्टर स्टार्ट कराता हूँ ना, तो मैं हमेशा सबसे पहले एक बेसिक चीज बताता हूँ इसमें बच्चों को, नंबर्स के बारे में बताता हूँ। जो नंबर्स होते हैं ना, बेसिकली दो तरीके के होते हैं अगर हम इसको ब्रॉडली क्लासिफाई करें। एक होते हैं रियल नंबर्स और दूसरे होते हैं नॉन रियल नंबर्स। तो फर्क क्या होता है? जो रियल नंबर्स होते हैं ना, इनको अगर मैं आपको बोलूंगा कि इसको रिप्रेजेंट करके दिखाओ नंबर लाइन पे, तो आप रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हो। कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। लेकिन जो नॉन रियल नंबर होता है ये नहीं कर सकते। कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। मतलब आपको याद होगा, आप लोगों ने 9th क्लास में √2 को भी रिप्रेजेंट करना सीखा था, √3 को भी, 5.85 को भी। ये सारे नंबर्स आपने रिप्रेजेंट करने सीखे थे नंबर लाइन के ऊपर। अब क्या करना है, ठीक है? नॉन रियल नंबर्स को देखो। नॉन रियल नंबर्स का एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं माइनस, सॉरी, ये अगर मैं बोलूं माइनस स्क्वायर रूट के अंदर √2, स्क्वायर रूट के अंदर -2 अगर आ गया तो ये नॉन रियल है। आपने कभी इसको रिप्रेजेंट करके नहीं दिखाया होगा नंबर लाइन पे, क्योंकि हम इसको रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते। इसका दूसरा नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। नॉन रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी बोला जाता है, और ये आपके 11th क्लास में आएगा। 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर करके एक चैप्टर है, उसमें आएगा। तो अभी के लिए 10th क्लास में हमें इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। बस हमें पता होना चाहिए अगर कभी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाए तो वो रियल नहीं होता। अब ये जो रियल नंबर्स है ना, ये फर्दर डिवाइड होते हैं दो टाइप के नंबर्स में। एक होता है रैशनल नंबर और एक होता है इरैशनल नंबर। तो ध्यान रखना, चाहे नंबर रैशनल हो या इरैशनल हो, वो हमेशा रियल नंबर काउंट होएगा। अगर नंबर इरैशनल है तब भी वो रियल नंबर है, रैशनल है तब भी रियल नंबर है। रैशनल का एक बहुत सिंपल फॉर्म में बताऊं तो ये होता है, अगर आप किसी को फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, इफ एनी नंबर कैन बी सर आपकी रिप्रेजेंटेड। आवाज नहीं आ रही। तो रैशनल नंबर वो हो गए जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट मींस विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ फ्रैक्शन फॉर्म। एंड ये आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है? और ध्यान रखना, यहाँ पे जो q है ना, डिनोमिनेटर कभी इक्वल टू 0 नहीं होता। तो नंबर्स जब मैं आपको बता रहा हूं तो एक चीज और जरूर बताना चाहूंगा, कभी 0/1 होता है ना, तो ये तो 0 होता है। और अगर आपका आता है 1/0 या फिर 0/0, ये दोनों ना नॉट डिफाइंड होते हैं। नॉट डिफाइंड, इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। चाहे ये फॉर्म हो 0/0 की फॉर्म हो, चाहे 1/0 की फॉर्म हो, डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं चलेगा, ठीक है? तो अब बात करते हैं रैशनल नंबर की और इरैशनल नंबर की। तो आपके जितने भी दिमाग में ऐसे नंबर आते हैं, क्या कहते हैं, जो p/q की फॉर्म में लिख सकते हो, वो सारे रैशनल हैं। अब ये जो रैशनल नंबर है ना, ये भी फर्दर डिवाइडेड है। ये किसमें है? एक होते हैं टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनल मतलब टर्मिनेटिंग। एक होते हैं टर्मिनेटिंग, एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और इसके, अच्छा यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो नॉन टर्मिनेटिंग है ना, यहाँ पे ये ना रिकरिंग होते हैं। रिकरिंग मतलब रिपीट करते हैं। और यहाँ पे 100% ही नॉन टर्मिनेटिंग होंगे एंड नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग, इसका एग्जाम्पल आपको दे देता हूं। जैसे टर्मिनेटिंग हो गया 3.85, आप आराम से 3.85 को डेसिमल एक्सपेंशन में लिख सकते हो। यहाँ से 2 डेसिमल प्लेस हटाई और 100। इसको फिर सिंप्लीफाई कर लो, ये डेसिमल एक्सपेंशन
ये जो है आपका उसमें आ गया, एक रैशनल नंबर की फॉर्म में आ गया p/q। तो ये जो टर्मिनेटिंग जितने भी नंबर होते हैं ना वो सब रैशनली होते हैं। कभी कोई भी टर्मिनेटिंग नंबर दिख जाए आपको, जैसे कि 5.358 टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया एंड तक, तो ये टर्मिनेटिंग है, यानी ये रैशनल है, सिंपल एज दैट। जब बात आती है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग की, तो इसका मतलब अगर मान लो ऐसा आ गया 3.3333 ऐसे जा रहा है, 3.3 बार मान लो, 3.3 बार, तो देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये एंड नहीं हो रहा कभी, पर इसमें जो नंबर है ना वो रिकर हो रहे हैं, रीअकर हो रहे हैं बार बार, तो ये भी रैशनल नंबर काउंट होगा। एग्जाम्पल में आपको दे दो 1/3, जब आप 1/3 की वैल्यू निकालोगे ना तो ऐसे आएगी 0.6 बार आएगा, 0.66666 ऐसे ही ज्यादा रहेगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रीअकर हो रही है वैल्यू। लेकिन जब मैं बात करता हूँ इरैशनल नंबर की, तो इरैशनल नंबर में आते हैं जैसे ये 1.100, फिर आ रहा 100001000, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कोई 100 जो है वो बार बार रिपीट नहीं हो रहा। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे आप ये बार वाला साइन कहीं लगा ही नहीं सकते, बार वाला साइन कहीं पॉसिबल ही नहीं है लगाना। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इरैशनल नंबर। और ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट चीज, पाई इज ऑल्सो इरैशनल। अब आप सोचोगे सर पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, बट ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। 3.14 और 22/7 ये दोनों वैल्यूज ये नियर होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, अप्रोक्सीमेट, बट ये एग्जैक्ट वैल्यू पाई की नहीं होती। और एग्जैक्ट वैल्यू पाई की एग्जिस्ट नहीं करती, वो नेवर एंडिंग होती है और नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग तो है ही, और ये नेवर एंडिंग होती है। तो पाई इज ऑल्सो इरैशनल नंबर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब ये बेसिक्स आपने तो जान लिया, रैशनल नंबर जान लिया आपने, इरैशनल नंबर जान लिया, तो आपको अब मैं कुछ और नंबर्स के बारे में बताता हूँ, इंपॉर्टेंट चीजें। जैसे नेचुरल नंबर से स्टार्ट करते हैं, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, कहां से स्टार्ट होते हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 अप टू जितना भी पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाते हैं। अगर मैं बात करता हूँ इंटीजर्स की, इंटीजर्स इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करा जाता है कैपिटल Z से, नेचुरल नंबर को कैपिटल N से। तो जो इंटीजर्स होते हैं वो होते हैं ऐसे, माइनस से स्टार्ट होता है, और जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे जो भी नंबर लाइन पे आप ये लिखते हैं ना, -3 -2, ध्यान रखना फ्रैक्शन वाला कुछ यूज नहीं होना चाहिए इंटीजर्स में। सर ठीक बस है, माइनस के ही टर्म होते हैं माइनस के भी प्लस के भी, पूरे? हाँ, तो सारे इंटीजर्स में काउंट होते हैं। जब मैं बात करता हूँ होल नंबर्स की, तो होल नंबर्स होते हैं 0 से स्टार्ट 1 2 3, मतलब 0 प्लस नेचुरल नंबर। होल नंबर्स क्या क्या होता है, 0 प्लस नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर में 0 और ऐड कर दो, ये आपका पूरे होल नंबर्स बन जाएंगे। अब बात करते हैं प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं जो अपनी टेबल में आते हैं बस, और किसी की टेबल में नहीं आते। याद रखना 1 को कभी इंक्लूड नहीं करते इसमें, ये आएगा 2 3 5 7 11 ऐसे होते हैं, ये होते हैं प्राइम नंबर्स। अगर बोलेंगे को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स का ध्यान रखना, को प्राइम कह रहा हूं सॉरी, को प्राइम से पहले एक चीज और करानी मुझे, कॉम्पोजिट। कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर का मतलब बहुत सिंपल है, जो एक से ज्यादा जिसके फैक्टर्स निकल जाए ना वो कॉम्पोजिट। एग्जाम्पल 2, 2 का फैक्टर सिर्फ 2 ही है, और ध्यान रखना 1 को इंक्लूड नहीं करना कभी भी फैक्टर में। आप बोलो सर कि इसका फैक्टर 1 भी तो है, नहीं, 1 को हम कभी इंक्लूड नहीं करते। अब जैसे 4 हो गया, तो 4 अगर आप फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 इंटू 2, दो फैक्टर्स आ गए, दो फैक्टर्स आ गए अपार्ट फ्रॉम 1, तो ये कॉम्पोजिट नंबर है, इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 2s। ठीक है, तो पहला कॉम्पोजिट नंबर 1 को कभी नहीं लेते, तो जो नंबर प्राइम नहीं है वो सब कॉम्पोजिट ही होते हैं एक्सेप्ट 1। तो पहला आएगा 4, फिर देखो 6 8 9 10
12, 14, 15, 16, 18, ये सारे कॉम्पोजिट नंबर है। ध्यान रखना, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट डाल देना, 1 is neither prime nor composite। इसको इंपॉर्टेंट नोट कर लो। अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। इतना हो गया। अब कुछ और भी चीज जान लो, जैसे जो रैशनल नंबर्स थे ना, रैशनल नंबर्स जो थे उसको अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है रैशनल नंबर्स को। ठीक है, ये बताना था आपको। और जो रियल नंबर्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? उनको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये बेसिक टर्म्स है, ये यूज होते हैं जनरली। अब मेन जो है ना, यहाँ पे देखना, को प्राइम नंबर्स के बारे में बता रहा हूँ। जो को प्राइम नंबर्स होते हैं वो कभी एक सिंगल नंबर नहीं होते, ये कॉम्बिनेशन में होते हैं। और ये कॉम्बिनेशन किन नंबर्स का होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ दोज numbers whose HCF is 1। उन दोनों में HCF 1 है। एग्जाम्पल, अगर मैं लिखूं 2 and 3, तो 2 and 3 आर को प्राइम नंबर्स। कभी सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता को प्राइम नंबर। अगर आप बोलो 2, तो 2 अकेला को प्राइम हो ही नहीं सकता। को प्राइम होने के लिए 2 तो होने ही चाहिए। अगर मैं बोलूं कि 4, 9, तो आप यहां देखोगे इनमें भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, सिर्फ 1 ही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 4 and 9 आर ऑल्सो को प्राइम नंबर्स। अगर मैं बोलूं 5 and 16, ये दोनों भी को प्राइम नंबर्स है, मतलब ये को प्राइम नंबर्स माने जाएंगे। दिस इज ऑल्सो को प्राइम, दिस इज ऑल्सो को प्राइम। तो सिंपल डेफिनेशन ये हो गई, जिन नंबर्स के बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है वो को प्राइम नंबर्स होते हैं। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। अभी तक जितना मैंने आपको कराया ना, इसका कोई डायरेक्टली क्वेश्चन आने नहीं वाला एग्जाम में, बट जब आप रियल नंबर्स पढ़ते हो तो आपको सारे बेसिक्स पता होने चाहिए रियल नंबर्स के। ये सब काम में आएगा, अभी को प्राइम नंबर वगैरह सब काम में आएगा। तो अब हम लोग ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके एक्सरसाइज में है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो पता है किस पे बेस्ड है? दिस इज बेस्ड ऑन यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो बहुत सिंपल सी चीज है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। आप ना क्या कहते हैं, इसमें एचसीएफ निकालना सीखोगे, टू फाइंड एचसीएफ। तो सबसे पहले आपको एक डिवीजन एल्गोरिथम की नॉलेज होनी चाहिए। और वो डिवीजन एल्गोरिथम देखो बहुत सिंपल होती है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, यही मेन चीज है। अब यहाँ पे मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, 18 को डिवाइड किया 5 से, तो मेरा आ जाएगा आंसर 3, 15, 1। ये होता है डिवाइजर। इसको क्या बोलते हैं? डिवाइजर। ये होता है क्वोशिएंट और ये होता है डिविडेंड और ये होता है रिमाइंडर। तो अगर आप इसी चीज को यहाँ पे पुट करो तो देखो 18 जो है उसको क्या लिख सकते हो? डिवाइजर मतलब 5 इंटू क्वेश्चन मतलब 3 और प्लस 1। एक सेकेंड, यहाँ पे तो 3 आएगा ना, ठीक है, तो इसको आप लिखोगे 3। तो ये आपका हो गया 18 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 3 प्लस 3। तो ये आपका एक डिवीजन एल्गोरिथम काउंट हो गया। अब ये सिंपल सी चीज जो आपने बचपन में सीखी हुई है ये एचसीएफ निकालने के काम आएगी। और कैसे आएगी वो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 है और उस एग्जाम्पल में लिखा है यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड HCF of 4052 and 12576। तो हमेशा आपको यहाँ पे क्या करना है, ध्यान रखना, सेलेक्ट
द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर को सेलेक्ट करना और उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है डिविडेंड की जगह। 1 2 5 7 6 इज इक्वल्स टू, तो लार्जर नंबर आपका हमेशा क्या बनेगा, डिविडेंड, और जो स्मॉलर नंबर होगा उन दोनों में से वो बनेगा डिवाइजर। और आपको डिवाइड करना है। जब आप इसको डिवाइड करोगे आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो मिलना ही मिलना है, उस क्वेश्चन को यहाँ लिखना है और जो रिमाइंडर मिलेगा उसको यहाँ पे लिखना है। तो यहीं पे अगर मैं इसको कर दूं ऐसे 1 2 5 7 6, इसको अगर 4 0 5 2 से करूंगा तो सीधा सीधा मेरे को यहाँ पे ये 3 से जा रहा है, 3 से कितना हो जाएगा, आप करोगे ये मिल जाएगा 1 2 1 5 6, इतना हो रहा है। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो मिलेगा 0, दिस इज 2, दिस इज 4, और तो आगे नहीं जा रहा। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो 3, क्वेश्चन आ गया 3, रिमाइंडर आ गया 420। अब यहाँ इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ पे एक चेन चलने वाली है और वो चेन किस पे बेस्ड है ध्यान रखना। यहाँ पे जो होएगा ना आपका, आपके काम के टर्म्स क्या होंगे ये ध्यान रखना। ये जो क्वेश्चन है ना ये आपके काम का नहीं रहेगा, ठीक है। और ये जो डिविडेंड है नेक्स्ट स्टेप में ये भी आपके काम का नहीं रहेगा, आपके काम की ये दोनों टर्म्स रहेंगे, ये और रिमाइंडर। अब डिविडेंड बन जाएगा ये डिवाइजर, और जो आपका रिमाइंडर था पिछले स्टेप में वो बन जाएगा नया डिवाइजर। अब यहाँ पे आपको नया क्वेश्चन निकालना है। तो 4052 को जब आप 420 से करने बैठोगे तो ये 9 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 272। ऐसे ही जब आप करोगे इसको, फिर नेक्स्ट स्टेप फिर ऐसे ही करना है आपको। तो नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे, आपको ये तो काम का नहीं है, अगेन ये काम का नहीं है, आप लिखोगे 420 इज इक्वल्स टू ये जो है ना 272, ये बन गया डिवाइजर। 272 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 148। सेम प्रोसीजर यहाँ पे अपनाना है। 272 इज इक्वल्स टू 148 इंटू 148 में भी कितना मल्टीप्लाई हो रहा है 1, और यहाँ पे आ रहा है 124। तो जब आप यहाँ पे लिखोगे 148 इज इक्वल्स टू 124 इंटू 1 प्लस यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या आएगा 24। अब देखो खत्म होने वाला है जहां तक है 148 और ये कितना आ गया 124 इंटू 24। अब इसको भी आगे करो 124 इज इक्वल टू 24 इंटू 24 में कितना मल्टीप्लाई हो रहा है 5 प्लस 4। देखो मैं इसी प्रोसीजर को आगे फॉलो करे जा रहा हूँ। इसको मैं बाकी का रब करता हूँ यहाँ से थोड़ा सा, इसको मैं यहाँ से आगे फॉलो कर रहा हूँ। ये आ जाएगा 24। अब मैं ये यूज करूंगा और 4 यूज करूंगा। 24 इज इक्वल टू 4 इंटू, अब यहाँ पे आप देखोगे ना यहाँ पे 6 आने पे रिमाइंडर 0 आ रहा है। 6 आने पे क्या आ रहा है रिमाइंडर 0। तो देखो रिमाइंडर जहां पे 0 आ गया यू विल स्टॉप। एज यूजुअल डिविडेंड का कुछ काम नहीं बचा, क्वेश्चन का कुछ काम नहीं बचा। जो ये आ गया ना डिवाइजर, जो फाइनल डिवाइजर आया ये होता है HCF। तो आपका क्वेश्चन में आ जाएगा HCF ऑफ 4052 एंड 12576 इज इक्वल्स टू 4। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करनी पड़ी इतनी लंबी, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो फिर इसकी करो फिर आप कॉमन निकालते, वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता। तो ये आपका सॉल्व होके इतना आ गया। अब हम लोग एक क्वेश्चन और भी कर सकते हैं इसका, इसके बाद मैं आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कराऊंगा। पहले ये क्वेश्चन कराएंगे इसी से रिलेटेड, डिवीजन एल्गोरिथम से रिलेटेड। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सरसाइज में 135 एंड 225 आपको यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से HCF निकालना है। तो आप सिंपल वही स्टेप्स अपनाओगे। सबसे पहले 225 इधर लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा 135। जब आप देखोगे तो आप इसमें लिखोगे इंटू 1 करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा रिमाइंडर 90। ये ऐसे ही किया है मैंने जैसे पहले आपको सिखाया था ना 135 1 जा 135, ये 0 एंड दिस विल बी 9। तो ये रिमाइंडर 90 क्वेश्चन 1।
इसका काम नहीं है अब कुछ भी, इसका भी कुछ काम नहीं होगा। अब क्या होगा, इसको आपको नया डिविडेंड बना देना है। तो ये बन जाएगा 135 इज इक्वल्स टू, ये नया डिवाइजर बन जाएगा, इंटू 1 कर दोगे। जब ये इंटू 1 हो जाएगा, यहाँ पे कितना लिखोगे, प्लस 45। सेम काम आगे, सेम स्टेप्स को लेके जाना है। ये बन जाएगा 45 इंटू 2। आप देखोगे यहाँ पे आ गया 0, तो ये क्वेश्चन का काम नहीं है, इसका भी काम नहीं। ये आ गया, जहां पे ये 0 आ गया, तो ये जो बचता है ना लास्ट डिवाइजर, ये होता है HCF। तो HCF आपका कितना आ गया इस क्वेश्चन के अंदर, ये HCF आ गया आपका 45। अब हम लोग इस चैप्टर की काफी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, और उसकी हेडिंग है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। बेसिकली ये भी वही चीज है, एल्गोरिथम जैसी है, लेकिन इसमें बस एक फर्क है, इसको हम थोड़ा थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखते हैं, और वो कैसे लिखते हैं मैं आपको बताता हूँ, फिर इसका मीनिंग समझाऊंगा। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एक स्टेटमेंट है एक्चुअली, और स्टेटमेंट के अंदर क्या लिखा है देखो, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स A and B, there exist unique integers Q and R, ठीक है, satisfying A is equals to B Q plus R, और ये खत्म नहीं होता, 0, और यहाँ पे कंडीशन भी है, 0 is less than equal to R less than B। अब मैं आपको बहुत आराम से समझाता हूँ, अगर ये आप ध्यान दोगे ना, तो ये डिविडेंड की तरह काम कर रहा है, ये डिवाइजर की तरह काम कर रहा है, ये क्वोशिएंट है, और ये रिमाइंडर है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज समझने की ये लाइन है, ये मिस नहीं होनी चाहिए। और इसमें ना एक सिंपल सी बात बोली गई है, जो रिमाइंडर होता है ना, रिमाइंडर की वैल्यू मिनिमम जो होती है वो 0 हो सकती है, यानी कि रिमाइंडर कैन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बट वो हमेशा डिवाइजर से छोटा ही होता है। एग्जाम्पल ले लेता हूं, अगर मैं 18 को डिवाइड करता हूँ 5 से, तो ये मेरा 5 3 15 और ये 3। आप यहाँ पे ना कुछ भी कर लो, अगर आपका डिवाइजर 5 है ना, तो या तो आपका रिमाइंडर हमेशा 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, बट कभी 5 नहीं आ सकता। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे मैं ले लेता 15, इसको 5 से डिवाइड करूं, तो ये आता है इतना 0। आप सोचो कि इससे सर एक छोटा नंबर और लेके देख लो, तो चलो मैं 14 ले लेता हूं, तो मेरा देखो कितना आता है, 4 आएगा। इससे छोटा नंबर लूंगा एक, तो 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0। बट आप ध्यान दोगे 5 ही नहीं आएगा, क्योंकि अगर 5 आना होता तो वो कैंसिल भी तो हो जाता, मतलब 5 के टेबल में 1 पे 5 आता तो रिमाइंडर 0 ही हो जाता। तो कभी भी आपका रिमाइंडर जो है ना, वो b के बराबर आ ही नहीं सकता, मतलब डिवाइजर के बराबर कभी नहीं आ सकता, और कभी 0 से छोटा नहीं हो सकता। इक्वल जरूर हो सकता है 0 से, बट छोटा नहीं हो सकता 0 से। आई होप इतना क्लियर है। तो इसको हम बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, राइट। अब हम लोग इस यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आपकी बुक के अंदर ही एग्जाम्पल 2 है चैप्टर 1 में, एंड दैट इज ऑन पेज 6। इस क्वेश्चन को समझो, क्या लिखा है, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, ध्यान रखना क्या बोला, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं, इज ऑफ द फॉर्म, आपको ये प्रूव करना है कि ये इस फॉर्म में होते हैं, 2q की फॉर्म में होते हैं, एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, इवन इंटीजर इस फॉर्म में होता है और ऑड इंटीजर्स इस फॉर्म में होते हैं सारे। ये प्रूव करने की चीज है,
तो इसको प्रूव करना है। वेयर q इज सम इंटीजर, बोल दिया कि q जो है ना वो कुछ इंटीजर है। अब देखो ध्यान रखना है, इसको करने का हमेशा एक ही तरीका होता है, इसी तरीके को फॉलो करना है। यहाँ पे ना आप हमेशा एक नंबर को लेट करोगे, और वो क्या करोगे, लेट, इसका सोल्यूशन कुछ ऐसा होगा, लेट a be any positive integer, let a be any positive integer। ध्यान रखना जब आप ये करोगे ना, इस इक्वेशन को दिमाग में रखना, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को, क्योंकि इसको दिमाग में रखना बहुत जरूरी है इसको सॉल्व करते समय। यहाँ पे ध्यान रखना हमेशा a को लेट करना है। जब a लेट हो जाएगा, एक सेकेंड, ठीक है, अब a को लेट किया आपने, इसके बाद ना आपको b की वैल्यू लेनी है। b की वैल्यू पता है किस पे डिपेंड करेगी, क्वेश्चन में। क्वेश्चन में अगर 2q प्लस 1, 3q प्लस 1 अगर दे रखा है, अगर 3q और 3q प्लस 1 टाइप कुछ चीज दे रखी हो तो b की वैल्यू आप 3 लेते, लेकिन क्वेश्चन में 2q एंड 2q प्लस 1 बोला है, तो आप यहाँ लिखोगे लेट a be any positive integer and take b is equals to 1। therefore using Euclid's, सर B2 लेना चाहिए ना? सॉरी b2, b लेंगे हम 2, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, क्या हो जाएगा ये, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जो था ना आपको क्या लिखना पड़ेगा, a इज इक्वल्स टू 2q प्लस आर। अब यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे b की जगह भी क्या लिखोगे, 2। तो यहाँ पे आप एक चीज देखो, r की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या आ सकती है, 0 से बड़ी और इक्वल टू 0 आ सकती है, 2 से छोटी होनी चाहिए। तो यानी कि r की वैल्यू या तो 0 आएगी, या यानी कि केस 1 क्या बना, व्हेन r इज इक्वल्स टू 0। केस 2 बनेगा व्हेन r इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि r इज इक्वल्स टू 2 नहीं ले सकते। जब r इज इक्वल्स टू 0 होगा तो a की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2q प्लस 0, दैट मीन्स 2q। जब आप इसकी वैल्यू लोगे, a इज इक्वल्स टू r की वैल्यू लोगे प्लस 1, तो 2q प्लस 1 आ जाएगा। अब एक बात बताओ, ये जो है डिविजिबल है 2 से, दिस इज इवन, और ये नॉट डिविजिबल है 2 से, इट इज नॉट इवन, hence it is odd। therefore every positive even integer is of the form 2q and odd integer is of the form 2q plus 1, hence proved। अब इसी से मिलता जुलता एग्जाम्पल नंबर 3 है, वो आप खुद ट्राई करोगे। वहां पे 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 बोला है ऑड को प्रूव करने के लिए, तो आप बस एक चीज चेंज कर दोगे, b की जगह ले लोगे 4। जब आप 4 ले लोगे ना b की जगह, तो केसेस और बढ़ जाएंगे, r की वैल्यू 0 भी आ सकती है, 1 भी आ सकती है, क्योंकि यहाँ लेस देन 4 हो जाएगा ना, लेस देन 4 तो 3 तक आ सकती है, तो 4 केसेस बन जाएंगे, 0 1 2 3। उसमें आप चेक करना, 2 तो इवन निकलेंगे और 2 ऑड, आपको सिर्फ ऑड वाले उठाने हैं, तो ये होमवर्क में खुद ट्राई करना। अब मैं एक अच्छा क्वेश्चन करा देता हूं इसमें, दैट इज एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। अब मैं आपको ना यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ, कभी ऐसा आ गया ना 9m प्लस 1 टाइप चीज प्रूव करने के लिए, या 16m प्लस 1 वाला। अब आप सोचोगे सर इसकी वैल्यू क्या लेंगे फिर हम लोग, b की वैल्यू 16 लेंगे तो 15 केसेस बन जाएंगे, हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस केस में ऐसा नहीं करना होता हमें, ये केसेस पता आपकी आवाज कट कट के आ रही है। यस सर। तो हमें 16 केसेस लेने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन कब पूछे जाएंगे, जब आपको ना क्वेश्चन में कहीं ना कहीं देखना स्क्वायर ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर,
या क्यूब ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर, कुछ ऐसे टर्म्स बोले जाएंगे। तो आपका काम पता है क्या है, इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू लिखना है। जैसे 16 दे दिया तो आप पता क्या करना, आप सीधा सीधा लिखना b की वैल्यू 4 ना कि 16। अगर 3 दे दिए 9 दे दिया तो आप b की वैल्यू 3 लेना ना कि 9। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान दो, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो, ये फर्स्ट 1.1 का है, use Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m, 9m plus 1, 9m plus 8। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको ध्यान रखना क्या बोला है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर नहीं, उसका क्यूब। तो आप क्या करना, लेट, स्टार्टिंग वैसी करनी है, लेट a be any positive integer। ठीक है, टेक, यहाँ पे लिखना टेकिंग b इज इक्वल्स टू 3, फिर आप नेक्स्ट लाइन में लिखोगे यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a is equals to bq plus r, 0 less than equals to r and this is b। यहाँ लिखोगे a is equals to, यहाँ पे आप लिखोगे ना b, अगर आपने 3 ले लिया तो a is equals to 3q plus r, 0 less than equal to this is r और ये 3। कितना, अब यहां से आपको एक चीज पता चलेगी कि ये जो है आपको केसेस में कौन कौन से केसेस लेने हैं, आपको लेना है, एक लेना r इज इक्वल्स टू 0 एक केस, दूसरा केस r इज इक्वल्स टू 1 एंड तीसरा केस r इज इक्वल्स टू 2। 3 नहीं ले सकते क्योंकि लेस देन 3। जब आप r इज इक्वल्स टू 0 लोगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 3q प्लस 0 दैट इज 3q। अगर आप r इज इक्वल्स टू 1 लोगे तो 3q प्लस 1 आ जाएगी, और ऐसे ही अगर आप ये लोगे r की वैल्यू 2 तो a आ जाएगा 3q प्लस 2। अब क्वेश्चन पे ध्यान दोगे तो क्वेश्चन में बोल रखा है क्यूब, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे आपको क्यूब ऑन बोथ साइड लेना है, क्यूबिंग बोथ साइड। तो ये बन जाएगा a का क्यूब इज इक्वल्स टू 3q का होल क्यूब, तो ये बन जाएगा 27q का क्यूब। अब देखो यहाँ पे बोल रखा है 9m, तो एक सिंपल सी चीज है, बस आप यहाँ से 9 का फैक्टर निकाल लो बाहर। अगर आप इसमें से 9 बाहर निकाल लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 3q का क्यूब, और इसको आप लेट कर लो m, लेट 3q क्यूब बी m, तो आपका a क्यूब आ गया 9m। बात यहां तक खत्म नहीं होती है, आगे भी करेंगे। यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1 है, होल क्यूब लो दोनों जगह, इधर भी क्यूब लगा दो इधर भी क्यूब लगाओ। अब यहाँ पे आपको ये आइडेंटिटी लर्न होनी चाहिए, a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी, और वो क्या होती है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो यहाँ पे जब आप ये आइडेंटिटी अप्लाई करोगे तो ये बनेगा पहला टर्म 27q का क्यूब, क्योंकि पहले टर्म का होल क्यूब कर दिया मैंने, प्लस 1 का क्यूब, फिर प्लस 3 इंटू इसका स्क्वायर करोगे तो 9q स्क्वायर आ जाएगा, इंटू 1 प्लस 3 इंटू इसको एज इट इज लिखोगे, 1 का स्क्वायर करोगे तो सेम आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 27q क्यूब। मैं 1 को लास्ट में लिखूंगा, ठीक है, पहले इसको लिख लेता हूँ। 9 3 जा 27q स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9q प्लस 1। आप यहाँ पे ध्यान दोगे इसमें ना 9 कॉमन आ रहा है, आप सोचोगे q को भी कॉमन लेना है, q को कॉमन नहीं लेना, हमें सिर्फ नंबर से मतलब है यहाँ पे। तो ये 9 अगर आप कॉमन लोगे तो अंदर देखो यहाँ क्या बचेगा, 3q का क्यूब, फिर देन प्लस 3q का स्क्वायर प्लस q, इतना, और प्लस 1 को एज इट इज रहने दो। अभी जो ब्रैकेट वाला पार्ट है ना, आप इसको m मान लो। अगर आप ब्रैकेट वाले पार्ट को m मान लोगे तो ये बन जाएगा 9m प्लस 1। लास्ट पार्ट ये रह गया, इसमें भी यही करना है, होल क्यूब। जब आप इसमें होल क्यूब लगा दोगे ना तो ये बन जाएगा 27 का क्यू क्यूब प्लस 8 प्लस 3 इंटू ए का स्क्वायर इंटू बी, फिर नेक्स्ट 3 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर। तो देखो जब आप इसको एडजस्ट करके लिखोगे
27 क्यू का क्यूब, ये कितना आ जाएगा 3 3 9 9 3 27 इंटू 2 54 54 क्यू का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आप देखोगे 2 2 4 4 3 12 12 3 36 क्यू और यहाँ पे प्लस 8 लास्ट में लिख रहा हूं मैं प्लस 8। तो यहाँ पे आप देखोगे अगेन आपको क्या करना है, 9 कॉमन दिख रहा है, 9 जो कॉमन दिख रहा है उसको कॉमन निकाल लो, ये बनेगा आपका 3 क्यू का क्यूब, यहाँ से 9 कॉमन लोगे 6 क्यू स्क्वायर, यहाँ से कॉमन लोगे 4 क्यू प्लस 8 को एज इट इज छोड़ देना है। इसको एम लेट कर लो, यहाँ पे लेट 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू, तो ये बन गया आपका ए क्यूब इज इक्वल्स टू 9m प्लस 8। आप लास्ट में एक जरूर लाइन लिख के छोड़ोगे, हेंस एवरी cube of every positive integers can be represented in the form of 9m, 9m plus 1 and 9m plus 8. I hope this is clear to everyone. इसी से रिलेटेड बाकी के बचे जो क्वेश्चंस है आपकी बुक के अंदर वो सारे हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो जैसे ये क्वेश्चन कराया ना, इसी से क्वेश्चन नंबर 4 है, वो भी ऐसा ही होगा, बस उसमें स्क्वायर के बारे में बात कर रखी है, ये आप होमवर्क में डालोगे। अब इसमें ही आपको मेरे को एक चीज बता देनी है, क्वेश्चन नंबर 3 है, आर्मी कॉन्टिजेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इसको अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, अंडरस्टैंड करोगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में सिर्फ आपको सीधा HCF निकालना है और ये HCF आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से निकालना है इस क्वेश्चन के। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन।